Given below is the balance sheet as on 1st April 2015. Balance sheet as on 1st April 2015. Okay. Then, and recent payment account for their ending 31st March 2016. Balance sheet as on 1st April 15. This is opening balance sheet. This is opening balance sheet. And this is your current year. Opening balance sheet, and this is recent payment of the current year. That is, your current year is, this is of 14-15. ठीक है. ओपनिंग बैलेंस शीट ये करंट ईयर है 15-16. So you know the starting point, you know the transactions during the year, you can find out closing position. Definitely we can find it out. ठीक है. So again, of Don Bosco School, Matunga, prepare the income and expenditure account and the balance sheet as on 31st March 2016. Balance sheet as on 1st April 2015. 14-15 की बैलेंस शीट है प्रीवियस ईयर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमें ओपनिंग पोजीशन दी है और साल भर के ट्रांजैक्शंस दी है. समरी ऑफ द ट्रांजैक्शंस. रिसीट पेमेंट इज नॉट ए अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट. आप 12th में बोलते हो इट इज अ रियल अकाउंट, बट इट इज रॉन्ग. इट इज अ स्टेटमेंट. बोर्ड में लिखते टाइम अकाउंट लिखो, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. राइट. इट इज अ समरी ऑफ account. It is a summary of receipts and payment. It is a summary, it's not an account. Just a trial balance is a summary of the ledger balances. Similarly, right, your receipt and payment is a summary of all receipts and payments during the year. It's not an account. But फिर भी आपको एग्जाम में अकाउंट लिखना पड़ेगा. ठीक है. So they have given you opening position. इस पूरे साल में whatever transactions happen, that is receipt and payment. So your opening balance sheet, your receipts and payments, and you have to find out income and expenditure and balance sheet as on the date. It's always easy. It's always easy. Why? Because हमें opening balance sheet पता है. Opening balance sheet में assets and liabilities रहेंगे. During this year रिसेंट पेमेंट है, मतलब यहाँ इस ईयर के इनकम्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो चेंजेस हुए वो दिए होंगे. एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट क्लोजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. हम इजीली ढूंढ सकते हैं. आगे, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2016. 31st March 2016. बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2015. कैपिटल फंड ये ओपनिंग कैपिटल है, इसमें सरप्लस ऐड होगा. ठीक है. या डेफिसिट माइनस होगा. बुक फंड, फंड है, लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी. ओपनिंग बैलेंस शीट बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट. ऑलवेज रिमेंबर, ओपनिंग बैलेंस शीट बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड द स्टॉक, बिकॉज स्टॉक एक्सपेंडिचर साइड पे आता है. मैंने एक स्टेटमेंट लिख के दिया था, इफ यू रिमेंबर, ओपनिंग बैलेंस शीट बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट इनर कॉलम. हम इनर कॉलम में लिखते हैं. व्हाई? बिकॉज उसमें चेंजेस होंगे. ओपनिंग बैलेंस शीट बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट इनर कॉलम, राइट, एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड द स्टॉक. कैश बैंक उधर कैंसिल हो जाते. ठीक है. देन, एंड दूसरी बात, वॉट एवर टैलिड इंफॉर्मेशन, एक चीज हमेशा याद रखना लाइफ में, अगर हमें क्वेश्चन में टैलिड इंफॉर्मेशन दी है, इट विल हैव वन यूनिक इफेक्ट. जो भी टैलिड है, लाइक ओपनिंग बैलेंस शीट इज टैलिड, उसमें जो भी आइटम रहेगा उसका एक इफेक्ट रहेगा. इसका इफेक्ट यहां पे, इसका इफेक्ट यहां पे. ठीक है. सिमिलरली जो भी अनटैलिड इंफॉर्मेशन रहती है, लाइक एडजस्टमेंट्स, दे विल हैव टू इफेक्ट्स इन योर आंसर. ठीक है. सो ओपनिंग में मेरे पास 11,45,000 का कैपिटल था,
वो इंक्रीज होगा एंड में, सरप्लस की वजह से या डेफिसिट की वजह से कम होगा। बुक फंड है बिगिनिंग में 4,25,000 का, असेट्स फर्नीचर कंप्यूटर, बुक फंड इन्वेस्टमेंट, जितने का फंड है उतनी इन्वेस्टमेंट की आपने, बुक फंड इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है, आगे। सो हमारे पास 1 अप्रैल को 6 लाख की बिल्डिंग है, फर्नीचर 1,10,000 का है एंड कंप्यूटर 2,35,000 का है। दे विल चेंज इफ यू परचेस मोर असेट्स और यू सेल द असेट्स, and at the end of the year when you provide the depreciation they are bound to change. आइए, then there are receipts are incomes, increase in income or increase in liability, increase in income or increase in liability, or if you have sold the asset it is decrease in asset. So देखते हैं, interest on book fund investment, interest on book fund investment, ये इंटरेस्ट किस पे, फंड इन्वेस्टमेंट पे। देयर इज अ फंड, उसकी इन्वेस्टमेंट है एंड इस इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिला है 52,000 का, दिस इज टू बी एडेड इन द फंड, ये फंड में ऐड होता है। इंटरेस्ट ऑन फंड्स, द फंड्स विच आर इन्वेस्टेड, उसका जो इंटरेस्ट होता है दैट इज टू बी यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, वो बुक्स के लिए यूज किया जाएगा, किसी दूसरे पर्पस के लिए नहीं यूज किया जाएगा। This is not normal interest. This is interest received on the specific fund investment, and therefore this interest is to be added in the fund and not income. Normal interest होता तो income में आता, but fund investment का interest है to be added in the fund. जैसे PF fund होता है, provident fund होता है, बराबर ना, और उसका interest हम liability में लिखते हैं, PF भी liability में, पीएफ फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी लायबिलिटी में। सिमिलरली दिस इंटरेस्ट रिसीव्ड इज टू बी एडेड इन द फंड। यहां पे बच्चे गलती करते हैं। नेक्स्ट, ट्यूशन फीस इनकम, ये लायबिलिटी में ऐड होगा, ये इनकम, फाइन कलेक्शन इनकम, एडमिशन फीस इनकम, डोनेशंस टू बी कैपिटलाइज्ड मींस टू बी एडेड इन द कैपिटल फंड, receipts to be capitalized means add in capital fund, payments to be capitalized means add in the assets, दिस इज कैपिटल में ऐड होगा लायबिलिटी में। गवर्नमेंट ग्रांट कुछ लिखा है क्या, इज फॉर रेवेन्यू पर्पस, रेवेन्यू पर्पस मतलब रेवेन्यू मींस इनकम एक्सपेंडिचर, दिस इज इनकम। कैपिटलाइज करने को बोलते तो कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, सैलरी एक्सपेंस, सो यू आर पेड द सैलरीज ऑफ 3,60,000, सो इट इज एक्सपेंस। यू आर पेड फॉर द बुक्स इज एन असेट, बुक्स परचेज किया आपने, आपके पास पहले ही, अच्छा पहले कुछ बुक्स है क्या, नहीं है, बुक्स है क्या, नहीं, बुक फंड इन्वेस्टमेंट है वो अलग है, यू डोंट हैव बुक्स, तो आपने इस साल में परचेज किए 60,000 के, तो योर बुक्स विल बी 60। आगे, ऑफिस रेंट पेड किया एक्सपेंस, रिपेयर्स पेड किए एक्सपेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, फर्नीचर परचेस्ड, कब परचेज किया, 1 अप्रैल 15, 42,000 का फर्नीचर परचेज किया, असेट। आपके पास पहले ही 1,10,000 का फर्नीचर है, ओपनिंग में 1 अप्रैल को आपके पास 1,10,000 का फर्नीचर है, यू परचेस ए न्यू फर्नीचर ऑफ 42,000, टोटल फर्नीचर हो गया 1,52,000, परचेस किया ना, पेमेंट किया है, एंट्री इज अ फर्नीचर टू बैंक, फर्नीचर डेबिट है, बैंक को क्रेडिट है, जिसके सामने बाय लिखा है वो डेबिट है, फर्नीचर के सामने बाय है मतलब फर्नीचर डेबिट, बैंक क्रेडिट है, सो यू पेड फॉर फर्नीचर, तो 1,10,000 प्लस 42, योर टोटल फर्नीचर इज 1,52,000, योर टोटल फर्नीचर इज 1,52,000 एंड ध्यान देना, जब डेप्रिसिएशन देंगे तो ओपनिंग एसेट पे तो पूरे साल का आएगा, इन सब एसेट्स के पूरा साल का आएगा, बिकॉज ये 1 अप्रैल से, एंड ये कब परचेस किया, 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16, इस पे भी 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, आगे, कंप्यूटर परचेस किया आपने 60,000 का, आपके पास पहले ही 2,35,000 का कंप्यूटर है, असेट में देखो है ना, 1 अप्रैल को कितने का कंप्यूटर है, 2,35,000,
आपने साल भर में कितने का फर्नीचर परचेस किया? 60। सो टोटल कंप्यूटर विल बी 2,95,000। एंड ये सब पेमेंट करने के बाद, राइट, यू आर लेफ्ट विथ क्लोजिंग असेट्स, closing cash and closing bank balance, which will be shown on the asset side. Outstanding tuition fees, obviously add in income. Income outstanding है ना, add in income, add in asset. Outstanding salaries, add in expense. जो भी आउटस्टैंडिंग होता है ना वो ऐड ही होता है. इनकम है तो इनकम में ऐड होगा, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में ऐड होगा. एड इन लाइबिलिटी, पेएबल है वो. Depreciate furniture by 10%, less from asset, add in expense. सबके दो इफेक्ट्स. गवर्नमेंट ग्रांट इज अ रेवेन्यू, इट इज इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट एडजस्टमेंट, इट इज इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है, डॉन बॉस्को स्कूल मटुंगा, डॉन बॉस्को स्कूल मटुंगा. डॉन बॉस्को स्कूल मटुंगा. डॉन बॉस्को स्कूल मटुंगा. करेक्ट सर? यस सर. इन द बुक्स ऑफ डॉन बॉस्को स्कूल मटुंगा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. For their ended. March 31, I think 15. For their ended 31 March 16. Balance sheet. As on. March 31, 2016. Liabilities and assets. Liabilities and assets.
ठीक है, दिस इज एक्सपेंडिचर, डेबिट इज एक्सपेंडिचर, क्रेडिट इज इनकम. ठीक है, एवरी आइटम of tallied information has one unique effect. It works as a trial balance. ठीक है, कैपिटल फंड लाइबिलिटी में 11,45,000. कैपिटल फंड को जनरल फंड भी बोलते हैं लोग, जनरल फंड. ओपनिंग बैलेंस 11,45,000. देन बुक फंड 4,25,000 इनर कॉलम में. ठीक है, आगे. देन बिल्डिंग 6 लाख. कोई डेप्रिसिएशन एडिशन सर कुछ भी नहीं है साल भर में, उसमें ना ही डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा है, ना ही एडिशन सेल डेप्रिसिएशन, कोई चेंज नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दो 6 लाख. देन फर्नीचर 1,10,000, उसमें एडिशन है, उसमें डेप्रिसिएशन भी है. सो 2-3 लाइन हमेशा रख दो, सेफर साइड 3-4 लाइन रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे कंप्यूटर 2,35,000, उसमें भी कुछ तो एडिशन है. कंप्यूटर 2,35,000, 2-3 लाइन रख दो. बुक फंड इन्वेस्टमेंट 4,25,000. सो जितने का फंड मिला है ना हमने, वो इन्वेस्ट किया है. 4,25,000 का लाइबिलिटी में फंड है, वो पूरा का पूरा इन्वेस्ट हुआ है. बुक फंड इन्वेस्टमेंट 4,25,000. देन नेक्स्ट कैश इन एंड कैश एट बैंक रिसीव पेमेंट पे आ गए. उसका सेकंड इफेक्ट क्वेश्चन में ही कंप्लीट हुआ है. रिसीव पेमेंट की ओपनिंग बैलेंस शीट में आए, उनका सेकंड इफेक्ट उधर ही खत्म हुआ है, तो एक दूसरे के साथ वो क्रॉस हो गए. इंटरेस्ट ऑन बुक फंड इन्वेस्टमेंट, दिस इज स्पेशल आइटम. दिस इंटरेस्ट इज ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड, तो दिस इज टू बी एडेड इन द फंड ओनली. कितने का है? 52,000. लाइबिलिटी में फंड है, ऐड करो इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट. $52,000. और इसको हाईलाइट करके रखना, बच्चे यहां पे हमेशा गलती करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइटम. इट इज लाइक इंटरेस्ट ऑन पीएफ फंड विच इज एडेड इन द लाइबिलिटी. ठीक है, सो इट इज 4,77,000. एक इफेक्ट है, लाइबिलिटी में ऐड हो गया. देन ट्यूशन फीस इनकम है, उसमें आउटस्टैंडिंग की कुछ तो एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में. ट्यूशन फीस रिसीव्ड कितनी है? 5,24,000. You received 5,24,000. Receipt is different, income is different. Receipt is 5,24,000. Income is after adding outstanding. Then fine collection 36,000 income. Fine collection which is 36,000. Then admission fees income 72,000. Then government donations to be capitalized 1,25,000. Capital fund में ऐड होगा, ऐड. So to that extent capital fund increase होगा. Donations they are capital receipts. Capitalize कर रहे हैं मतलब वो capital receipts है. $1,25,000. Then
गवर्नमेंट ग्रांट कुछ लिखा नहीं है, एंड दिस इज नॉट स्पेसिफिक ग्रांट, दिस इज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, बट उसका यूज स्पेसिफिक नहीं है. इफ यू रिसीव ग्रांट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज लाइक ग्रांट फॉर लाइब्रेरी, ग्रांट फॉर प्लेग्राउंड, ग्रांट फॉर कंप्यूटर्स, तो उसको हम लाइबिलिटी में ऐड करते हैं. दिस ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, उन्होंने नीचे लिखा है, इज अ रेवेन्यू इन द नेचर, मीन्स दिस इज नॉर्मल जनरल पर्पज. ठीक है. सो बाय इनकम में आएगा गवर्नमेंट ग्रांट. हाउ मच? 50,000. Every tallied information will have one effect in your answer. Then अब पेमेंट्स देखते हैं. सैलरी 3,60,000. टू सैलरीज. लेट मी चेक कोई एडजस्टमेंट है सैलरी की. यस है, आउटस्टैंडिंग है 3,60,000. तो इनर कॉलम में लिखो पेमेंट इज 3,60,000, एक्सपेंस इज समथिंग डिफरेंट. पेमेंट में आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे तो एक्सपेंस मिलेगा. So receipt and income are India Pakistan. Receipt and income are different. Payment and expenditure are different. आगे बुक्स, आपने बुक्स परचेस की 60,000 के, बुक्स में ऐड होगा. देयर वर नो अर्लियर बुक्स, साल भर में ही परचेस किए तो असेट में ऐड हो गए बुक्स. असेट में ऐड हो गए 60,000 बुक्स. देन फिर यू पेड ऑफिस रेंट 1,20,000. रेंट के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर लिख दो टू रेंट. ऑफिस सैलरीज के लिए जगह रखो 1,20,000. सो यहां पे क्या है, इसका मतलब पता है क्या, जितना पेमेंट है ना, जितना पेमेंट है उतना एक्सपेंस है, जितना पेमेंट है उतना एक्सपेंस है, जितना एक्सपेंस है उतना पेड हुआ है. सो नो आउटस्टैंडिंग, नो प्रीपेड, नथिंग नथिंग नथिंग. अगर होता तो हम ही लिखते हैं. समझ में आ रहा है. आगे रिपेयर्स के लिए पेमेंट किया 21,200. कोई एडजस्टमेंट नहीं, मतलब जितना पेमेंट है उतना एक्सपेंडिचर है, या जितना एक्सपेंडिचर है उतना पेमेंट हुआ, इसलिए कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं. रिपेयर्स 21,500. 21,500. आगे स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 33,200. जितना पेमेंट है पूरा एक्सपेंस है. 33,200. 33,200. जितना पेमेंट है उतना एक्सपेंस है, जितना एक्सपेंस है उतना पेड है, इसलिए ना ही कुछ प्रीपेड है ना ही कुछ आउटस्टैंडिंग है. आगे एनुअल गैदरिंग सेम 73,300. नेक्स्ट फर्नीचर परचेस किया, फर्स्ट डे को ही परचेस किया 42,000. असेट में ऐड होगा. एड एडिशन ऑन 1st April 15. फर्नीचर परचेस किया, कितने का परचेस किया आपने? 42,000. इनर कॉलम में 1,52,000. फर्नीचर नाउ हैज बिकम 1,50,000. देन आगे कंप्यूटर 60,000 के परचेस किए. एडिशन डेट इज नॉट गिवन. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर डेट नहीं दी तो क्या लेते? फर्स्ट डे लेते. अगर डेट नहीं दी तो फर्स्ट डे लेते. अगर डिप्रेशन निकालना होगा तो हम पूरे साल के लिए निकालेंगे. $2,95,000. आगे सब पेमेंट करने के बाद कैश बाकी है 42,500 एंड बैंक बैलेंस बाकी है 2,46,500. सो क्लोजिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे. कैश एंड बैंक कितना है? 42,500 एंड 2,46,500. $2,46,500. सो जो भी हमें क्वेश्चन में दिया था टैलिड इंफॉर्मेशन मैंने एक जगह पे लिख दी. सो माय फंडा इज वेरी क्लियर, जो जो टैलिड है एक जगह पे लिखूंगा. अब एडजस्टमेंट्स करेंगे.
Outstanding tuition fees 26,000. Add outstanding. So your tuition fees income is 5,50,000. So यही मैं बोल रहा था, receipt is 5,24,000, income is 5,50,000. There's a difference. Receipt and income are not always same. Receipt and income may not always be same. यहाँ पे you have received 5,24,000, 26,000 is still receivable. Your income is 5,50,000. 5,50,000 में से 5,24,000 मिले हैं, 26,000 नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे. कब मिलेंगे? नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे. ठीक है. सो एड इन इनकम, एड इन एसेट. Outstanding tuition fees. $26. So receipt is different and income is different. हमें एडजस्ट करना होता है. Receipt not necessarily always income हो. If there is a outstanding, if there is a pre-received, then in that case receipt and income are different. आगे. Outstanding salary is 12,000. Paid is 3,60,000 plus outstanding. 12,000 outstanding. 3,72,000. 3,70,000 is outstanding. So payment 3,60,000 है, expense 3,72,000 है. So in this case payment and expense is different. वही मैं बोलता हूं, if there is a prepaid, if there is a outstanding, so payment and expense अलग होते हैं. ठीक है. हम expenditure ढूंढ रहे from the payment. So expense में ऐड हो गया, डेबिट में ऐड हो गया, अब क्रेडिट करना है, लायबिलिटी में ऐड करेंगे outstanding expense. 36,000. आगे नेक्स्ट, depreciate furniture by 10%. Less depreciation. मैं वर्किंग नोट निकालता हूं. Depreciation on furniture. On opening balance. On opening balance of rupees. कितने का ओपनिंग बैलेंस है फर्नीचर का? 1,10,000. 1,10,000 for 12 months. For the year. $11. Right now. Then on addition. On addition of rupees. कितने की एडिशन है? 42,000. For again 12 months. 1st April 15 से 31st March 16. ये 12 मंथ्स है. अगर एडिशन 1 अक्टूबर को होती तो अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स. अगर एडिशन 1 जुलाई को होती तो जुलाई से मार्च 9 मंथ्स. अगर 1 जनवरी को होती तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का. सर डेट नहीं लिखी तो ऑलवेज 10 मंथ्स, फर्स्ट डे मानने का. ठीक है. देयरफॉर $15,200 असेट से माइनस होगा. 800 6 1 carried 2 गए 136 and depreciation being expenditure P&L debit. $15,200.
15,200. आगे बस गवर्नमेंट ग्रांट्स, ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन. लेट्स फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट. क्रेडिट इज 5,50,000 प्लस 36,000 प्लस 7,000 प्लस 50. ये दोनों मिला के 6 लाख हो गए. 6 लाख हो गए. 6 लाख प्लस ये 70 प्लस 30 1 लाख. 7 लाख हो गए. 7,08,000. 7,08,000. 7,08,000. 000, 500, 700, 1,000, 200. 2,000, 2 carried. 4, 5, 8, 11, 16, 16 plus 2, 18, 1 carried. 1, 8, 10, 12, 15, 22, 23, 23 plus 7, 30. 3 carried. 3 plus 3, 6. 6 plus 1, 7. Is it 72,000? चेक करो कितना है. 70,800 आ रहा है मेरा. चलो जल्दी जल्दी बोलो कितना है. आज बहुत स्लो हो तुम लोग, क्यों? मेक इट फास्ट. चेक करो बराबर है 70,800. 70,800 मेरा आ रहा है. So let me check. करेक्ट है ना? गुड. प्लस सरप्लस. कितने का सरप्लस है? से ये यहां पे लिखा जाएगा टू सरप्लस और एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर. क्रेडिट इज मोर ना, इनकम इज मोर देन डेबिट एक्सपेंडिचर. $800. 5 plus 5, 10. 10 plus 2, 12. 1 carried. 5 plus 2, 7. 7 plus 7, 14. 1 carried. 12, 13. 13,40,800 आ रहा है मेरा. 13,42,800 सर कैपिटल है, फाइनल कैपिटल प्लस दिस 800 तो मुझे ऐसे दिख रहा है. देन 2 plus 7, 9. 9 plus 6, 15. 1 carried. 5. 5 plus 7, 12. 12 plus 3, 15. 1 carried. 14. 14 plus 4, 18. 18. अच्छा बाहर लिखना है क्या कंप्यूटर को? कंप्यूटर्स 2,35,000 प्लस 60 कितना रहेगा मैडम? 2,95,000. Let me take the total now. 800 plus 1,000, 1,800. 1 carried. 7, 12, 17, 23, 25, 31, 3 carried.
6, 15, 17, 23, 25, 29, आई गेस। तो यहां पे कुछ गलत है क्या? सर एक्सपेंसेस विच 36,000 है ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नो नो नो, वो 12,000 है। ठीक है ठीक है, आई डोंट नो मैंने 36 लिखा कहां से फिर। सो मुझे 36 लिया था, 24 एक्स्ट्रा लिया था, सो दैट शुड बी 18 lakhs, हाँ ठीक है ठीक है। कितना टोटल फिर 24 से कम हो जाएगी, 18,31,800 टोटल आ जाएगी। ठीक है बराबर है। 24 एक्स्ट्रा लिया था ना मैंने, 18,31,800। ठीक है, हाँ ये भी बराबर था मेरा। कहां तक था मैं? 800, 1 कैरेट था, 7 + 5, 12, 17, 23, 24, 25, 31, 3 कैरेट था, 3 + 3 6, 6 + 9 15, 17, 23, 25, 25 + 8 33, 3 carried, 9 + 1 10 + 2 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18,31,800, 18,31,800। यस, आ गया मेरा टैली, हो गया। ठीक है, आई डोंट नो 36 कैसे लिखा था मैंने। परफेक्ट। ठीक है आगे। आगे बिकॉज होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन इज सर देयर इज अ बुक फंड, देयर इज अ बुक फंड एंड देयर इज अ बुक फंड इन्वेस्टमेंट, बराबर ना? बुक फंड है और बुक फंड इन्वेस्टमेंट है। जो इंटरेस्ट मिला है, व्हाट इज द एंट्री? व्हेन यू रिसीव द इंटरेस्ट, एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू interest on book fund investment, book fund investment. This is the entry when you receive the interest, and then this is to be closed. Interest on book fund इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, उसको क्लोज करना है, डेबिट कर रहा हूं। टू क्रेडिट होगा बुक फंड को। सो सपोज कैंसिल हो गया, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब रिसीट साइड पे दिख रहा है वो।
This is shown on the receipt side of the receipt and payment account. बैंक डेबिट है ना रिसिट साइड, एंड क्रेडिट हुआ है बुक फंड को, मींस बुक फंड ऐड हो रहा है, ऐड इन बुक फंड. ऐड इन बुक फंड इंट्रीज है ना, इंट्रीज के हिसाब से करना होता है हमें. वी हैव टू फॉलो द इंट्रीज. लिखो आगे. आगे. मैं आपको एक सिखाता हूं, एक चीज ध्यान देना. आई नीड वॉलंटियर. आई नीड ए वॉलंटियर फ्रॉम यू. रेज द हैंड जिसका मैथ्स अच्छा है. ओके, रेज द हैंड. कोई भी एक चाहिए, कोई भी. आई विल टीच यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. एनीवन? एक भी नहीं पूरे इसमें. ओके. हेलो सर. ओके. ये यस यस, यू आर नॉट ऑडिबल. ओके सर, क्या करना? नहीं, तेरा आवाज थोड़ा प्रॉब्लम है, तू माइक जरा नजदीक रख. ठीक है सर, अभी आ रहा है? नहीं रे, बाकी आवाज. एक सेकंड सर, हाँ. माइक चेक करता हूं. अभी सही हेलो सर, आ रहा है? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. ठीक है. हाँ सर. सपोज अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो इसने क्वेश्चन पूछा इसका आंसर. ठीक है, ध्यान देना. सपोज यू हैव टू गिव स्कॉलरशिप एवरी ईयर. जो स्कूल में टॉप करेगा उसको तुझे स्कॉलरशिप देनी है. ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट में, मे बी स्पोर्ट्स में टॉप करेगा या आर्ट में टॉप करेगा या कोई एक सब्जेक्ट में टॉप करेगा. यू हैव टू गिव स्कॉलरशिप एवरी ईयर. एवरी ईयर. तो हाउ मच अमाउंट यू वांट टू गिव एवरी ईयर? टेल मी. सर 5,000. ओके, अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप. ठीक है. he wants to give rupees 5,000 every year. Okay. Obviously you want to give it every year, so it will be for perpetuity. यस सर. Infinite number of years. जितना चलेगा उतना चलेगा. यस सर. हाँ, obviously if you are giving 5,000 in suppose 2020 and suppose this scholarship is to be given in 2090, तो do you think 5,000 will be relevant in that 2090? जो आज 5,000 relevant है वो रहेगा क्या? तुझे क्या लगता है? नहीं रहेगा सर. What you want? मतलब उस टाइम obviously 5,000 से ज्यादा स्कॉलरशिप चाहिए. हाँ सर. So obviously what you should do, you want to give 5,000 rupees scholarship every year, and right, you want that scholarship to be increased year after year. यस सर. Suppose I will take, suppose 3% increase करनी है. With increase of 3%. ध्यान देना, ये आपके स्कूल में भी होता है. लाइक मैंने आपको, आप लोग कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया, मैं बोलता हूं ध्यान देना. आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है एंड उसमें स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए जाते हैं, एंड यू आर सरप्राइज्ड कि स्कॉलरशिप अमाउंट इज जस्ट 100 रुपीज, 200 रुपीज. ऐसे क्यों? बिकॉज उन लोगों ने जिन्होंने स्कॉलरशिप दी है उन्होंने 20 साल पहले, 50 साल पहले स्कॉलरशिप अनाउंस की थी कि मैं 100 रुपीज स्कॉलरशिप दूंगा. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 100 वाज वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट.
बट 2020 में 100 इज नथिंग. सो भले आप बोलोगे सर स्कॉलरशिप है सर, 100 मिले या 1000 मिले, राइट, भावनाओं को समझो, मैं मानता हूं भावनाओं को समझना है, बट व्हाट इज कि उसका रिलेवेंस भी होना चाहिए उस टाइम पे. लाइक 100 रुपीज इन 1970 इज रियली ग्रेट अमाउंट, बट 100 सेम इन 2020 इज नॉट रिलेवेंट. So what do we want? We want to give scholarship year after year. We want to give scholarship year after year, and that scholarship should be relevant. For that purpose मैंने बोला कि I want to give 5,000. Suppose 2020 में मुझे 5,000 देनी है, नेक्स्ट ईयर में मुझे इससे 3% ऐड करना है, मतलब 1.03 से मल्टीप्लाई करूंगा. ओ एक सेकंड, कितनी नेक्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप कितनी हो जाएगी? 5150. उसके नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी? एवरी ईयर 3% इंक्रीज करनी है स्कॉलरशिप. नेक्स्ट ईयर में देखो इसका मल्टीप्लाई बाय 1.03, कितनी स्कॉलरशिप हो जाएगी? 5304. उसके नेक्स्ट ईयर में कितनी स्कॉलरशिप हो जाएगी? 5434. ऑलमोस्ट 2000. दिस इज वेरी क्या बोलेंगे उसको, एक सेकंड ना. ओके, अगर ये स्कॉलरशिप ही वांट्स टू गिव टिल 20 क्या बोलोगे उसको, 2815 2815 राइट ईयर. अभी 2020 में 2815 ईयर्स तक अगर उसको स्कॉलरशिप देनी है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द स्कॉलरशिप अमाउंट विल बी लाइक दिस. आपको वो मेजर करना होगा. सो यू कैन फाइंड स्कॉलरशिप इज इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, बिकॉज हमने डिसाइड किया कि हम 3% एवरी ईयर स्कॉलरशिप अमाउंट इंक्रीज करेंगे. एंड सम आफ्टर सम ईयर, चले वो रहे ना रहे, उसकी स्कॉलरशिप तो चलेगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ही हैज टू इन्वेस्ट सम अमाउंट, he has to invest some amount so that he can give scholarship year after year, and again at increase of 3%. आगे next sir, then next अब देखते हैं, ठीक है. Now Nathan, how you pronounce your name? Nathan या Nathan? Sir, Nathan. 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 स्पेलिंग बराबर है तेरी, मैंने लिखी हाँ Nathan. सर, बराबर लिखिए. हाँ बराबर है. Yeah, Nathan wants to give the scholarship of 5,000 with increment of 3% every year. So the scholarship will keep on increasing. Obviously, he has to save. Save means he has to invest. या उसने क्या किया? Nathan gave rupees, I don't know, ये ढूंढना है हमें, तो स्कूल एक उस लमसम अमाउंट देगा स्कूल को. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ही विल गिव सम लमसम अमाउंट टू द स्कूल, ठीक है. he will give lump sum amount to the school, and in that case yeah, he will give some lump sum amount to the school, right, हमें वो ढूंढनी है, and ask the school to give scholarship, right, by investing that amount in some funds. Invest by investing that amount at the rate of, suppose I will be taking 8% per annum. उसने स्कूल वालों को क्या बोला? स्कूल वालों को बोला I will give you X amount so that you can give the scholarship, and you invest that amount into the investment which gets 8%. ठीक है. Can anyone tell me the amount to be invested? Yeah, right, the amount to be given and invested by Nathan. Anyone? Is my simple question.
क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना। he has to give some amount to the school, he has to give some amount to the school will invest that amount, और फिर इन्वेस्ट करेगा तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा 8%। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 8%। एंड फिर दे विल कीप ऑन गिविंग, एवरी ईयर उनको 8% इंटरेस्ट मिलेगा, एवरी ईयर they will get 8% on that investment, and they will give, right, scholarship, which keeps on increasing 3% year after year. Anyone? अच्छा, one answer is 24,000. How 24,000? Anyone? किसी ने 24,000 आंसर दिया है, कोई मुझे बोलेगा कि 24,000 कैसे है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ध्यान देना। इफ ही गिव्स रुपीज 1 लाख, स्कूल को 1 लाख रुपए देता है, स्कूल को फर्स्ट ईयर में 8% इंटरेस्ट मिलेगा, 8,000। टोटल कितना हो जाएगा स्कूल के पास? 1,08,000। उसमें से फर्स्ट ईयर में 5,000 स्कॉलरशिप देनी है, बराबर? फर्स्ट ईयर में 5,000 स्कॉलरशिप देनी है, ध्यान देना। सो स्कूल के पास कितना बचेगा इन्वेस्टमेंट में? देखो, he gave 1 lakh to the school invested at the rate of 8%, at the end of the year school, at the end of the year interest received is 8,000, टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 1,08,000, उसमें से 5,000 देने, सो इन्वेस्टमेंट कितने की बचेगी? 1,03,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये सेकंड ईयर के बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 1,03,000। सेकंड ईयर में के एंड में स्कूल को इस पे 8% इंटरेस्ट मिलेगा, एवरी ईयर 8% मिलेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की हो जाएगी? 1,03,000 प्लस दिस, कितने की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी? 1,11,540। स्कॉलरशिप कितनी देनी है? 5,000 प्लस 3%। स्कॉलरशिप कितने की देनी है? 5,150। तो अब कितना बचेगा स्कूल के पास? 1,06,090। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इफ यू गिव 1 लाख, सो 1,06,090 बचेगा थर्ड ईयर के बिगिनिंग में। स्कूल विल गेट 8% ऑन दैट इन द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी दिस मच। ही विल गिव scholarship, school will give scholarship of 5,304, which is 3% more than the previous year scholarship. स्कूल इन्वेस्टमेंट में कितना बचेगा? लाइक दिस, समझा? 1 लाख दिया उसने, स्कूल ने वो इन्वेस्ट किया, उस पे 8,000 मिला, स्कॉलरशिप इन्वेस्टमेंट हो गई 1,08,000 की, उसमें से ही गेव 5,000। ही मतलब स्कूल गेव 5,000 स्कॉलरशिप इन द फर्स्ट ईयर, इन्वेस्टमेंट बाकी है 1,03,000 की। इन्वेस्टमेंट से ही देंगे ना 5,000, स्कूल के पास 1,03,000 बाकी है। उन्होंने सेकंड ईयर में वो पूरा इन्वेस्ट होगा, इसलिए सेकंड ईयर में 12 मंथ के बाद सेकंड ईयर के एंड में 8,240 इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट इतने की हो जाएगी 1,11,240। स्कॉलरशिप देनी 5,150। देयरफॉर इतना इन्वेस्टमेंट बाकी था, इसमें से इतनी स्कॉलरशिप दे दी, तो इन्वेस्टमेंट इतने की बाकी है। ये थर्ड ईयर में बिगिनिंग में इतनी इन्वेस्टमेंट है, 12 मंथ के बाद इतना इंटरेस्ट मिलेगा, थर्ड ईयर के एंड में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी, इतनी की वो स्कॉलरशिप देंगे, अब इन्वेस्टमेंट इतनी की हो जाएगी। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि उसने कितना देना चाहिए? एनीवन? एनीवन? देयर इज वन आंसर 24,000। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर द 24,000 केम। 24,000 केम। उसको ऐसी अमाउंट देनी है सो दैट उसकी सब कंडीशन फुलफिल हो जाए। मैडम, संजना मैडम, कैन यू टेल मी 24,000? संजना, संजना मैडम, कैन यू टेल मी फ्रॉम वेयर यू गॉट 24,000? अच्छा, okay madam, okay, I will unmute you. I need to understand. Yes ma'am. So can you hear me? Yes. If we take the amount as X, Okay.
Then x minus 8% of x. ओके, माइनस है ऐड. Plus, sorry. X हाँ, plus 8% of x ओके. would be equal to x minus 3% of 5,000. ओके, आई थिंक नहीं है. ठीक है, मैं बोलता हूँ, देख. ठीक है. Yeah. ओके, अब ध्यान देना एवरीवन. दिस कंसेप्ट इज ग्रोइंग परपेचुअलिटी. ग्रोइंग, राइट, परपेचुअल एन्युटी. ग्रोइंग परपेचुअल एन्युटी. आई डोंट नो आपने चैप्टर किया है नहीं किया 12th में. ग्रोइंग परपेचुअल एन्युटी. द कंसेप्ट इज ग्रोइंग परपेचुअल एन्युटी. मींस एन्युटी मींस एक अमाउंट एट ए रेगुलर इंटरवल. एवरी ईयर के एंड में नेथन वांट्स टू गिव स्कॉलरशिप एवरी ईयर के एंड में. एंड दैट एन्युटी जो मतलब एवरी ईयर के एंड में ही वांट्स टू गिव अमाउंट एंड दैट अमाउंट इज इंक्रीजिंग. इसलिए मैंने बोला है ग्रोइंग. एन्युटी द स्कॉलरशिप. Annuity means fixed amount at a regular interval. Fixed amount at a regular interval. फर्स्ट ईयर के एंड में, फिर सेकंड ईयर के एंड में, फिर थर्ड ईयर के एंड में, फिर फोर्थ ईयर के एंड में. Annuity means at a regular interval. Growing मतलब क्या? That amount is a growing. फर्स्ट ईयर के एंड में 5,000, सेकंड ईयर के एंड में प्लस 3%, थर्ड ईयर के एंड में प्लस 3%, like that. So growing perpetual क्यों बोला? Because this will continue for infinite number of years. ठीक है. अब ध्यान देना क्या होगा. इसका फॉर्मूला है, लिखो. इनिशियल पे आउट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस ग्रोथ रेट. दिस इज द फॉर्मूला. लिख लेना. इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. ये चीजें मैं जो सिखा रहा हूं ना, दे आर रियल लाइफ कंसेप्ट्स. व्हाट इज इनिशियल पे आउट? 5,000 divided by growth. What is my rate of interest? 8% minus growth rate 3%. Therefore, can I say 5,000 divided by 5%? So 5,000 divided by 0.05. He should invest 1 lakh. अरे मैंने वही एग्जांपल लिया था 1 लाख का. ठीक है. He should invest 1 lakh. So I have to find out, right, amount to be given to school. I didn't know it is 1 lakh. मैंने ऐसे वैल्यू ली समझने के लिए. He should give 1 lakh to the school. He should give 1 lakh to the school and he should ask school to invest it in 8% investments, and out of that school get interest and school will pay scholarship. अब मैं राइट, ये 1 lakh कैसे I will prove it. ध्यान देना. The proof is here. Proof. ध्यान देना. जिनको लिखना है लिखो. आप बोलते हो ना इतने साल से इनकी स्कॉलरशिप चल रही है, सालों साल स्कॉलरशिप चल रही है. क्यों चल रही है? बिकॉज ये लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं. ये मुझे अब भी दिखाना है. ठीक है. अब देखो, मैं यहां पे लिखता हूं ईयर. ठीक है. ईयर, फर्स्ट ईयर. समझ में आ रहा है? देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ओपनिंग इन्वेस्टमेंट. ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है. इंटरेस्ट ऐड होगा एट द एंड ऑफ द ईयर. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. देन टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? इंटरेस्ट ऐड होके इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा ना स्कूल को. स्कॉलरशिप अमाउंट गिवन पेड, उसमें से स्कॉलरशिप देंगे एवरी ईयर. ठीक है. क्लोजिंग बैलेंस फिर कितना बचेगा?
नाउ यू विल सी द मैजिक. ध्यान देना. फर्स्ट ईयर में बिगिनिंग में ही गेव 1 लाख टू द स्कूल. ही गेव 1 लाख टू द स्कूल. फर्स्ट डे पे उसने 1 लाख दिए. स्कूल ने उसको इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 8%. तो स्कूल विल गेट 8% रेट ऑफ रिटर्न फॉर द एंटायर ईयर. 8,000. 1 लाख स्कूल को दिया. स्कूल ने उसको इन्वेस्ट किया. स्कूल ने उसको इन्वेस्ट किया. कितना मिला? 1 लाख प्लस 8,000. 1 लाख 8,000. टोटल इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी होगी? 1 लाख 8,000 की. फर्स्ट ईयर में कितनी स्कॉलरशिप देनी? 5,000. Therefore क्लोजिंग बैलेंस बचेगा दिस. फर्स्ट ईयर में 8,000 मिले, 5,000 पेड किए. 8,000 मिले इंटरेस्ट बोल के एंड 5,000 स्कॉलरशिप बोल के दिया स्कूल ने. नाउ सेकंड ईयर ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग रहेगा. सो स्कूल के पास फर्स्ट ईयर के में कितना इन्वेस्टमेंट बाकी थी? 1 लाख 3. दे हैव इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 8%. तो स्कूल को नेक्स्ट ईयर में पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा 8240. टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की हो जाएगी? पहले 1 लाख 3,000 थी और इतना इंटरेस्ट मिल गया. 1 लाख 11,240 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी. कितनी स्कॉलरशिप देनी? 5,000 नहीं, 5,000 नहीं देनी है. इसका 3% एक्स्ट्रा, बिकॉज हमारी स्कॉलरशिप रिलेवेंट भी होनी चाहिए उस ईयर में. 5150. 1 लाख 3,000 की इन्वेस्टमेंट थी, इतना इंटरेस्ट मिला. आपका टोटल हो गया कितना? 1 लाख 11,240. स्कॉलरशिप पेड इज दिस मच. कितना क्लोजिंग बैलेंस रहेगा? 1 लाख 6,090. उसने जो इन्वेस्टमेंट दी है 1 लाख की इन्वेस्टमेंट स्कूल को, सेकंड ईयर के एंड में कितनी हो गई? 1 लाख 6,090. और उसने 2 साल की स्कॉलरशिप भी दी है. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, देखो ना. यू विल सरप्राइज. आगे थर्ड ईयर के बिगिनिंग में इतनी स्कॉलरशिप फंड था, इन्वेस्टमेंट था, उस पे 8% के हिसाब से पूरे थर्ड ईयर में इतना मिलेगा. टोटल कितना हो जाएगा? 1,14,557. उसको स्कॉलरशिप इतनी देनी है, प्रीवियस ईयर का 3% एक्स्ट्रा, 5,305. क्लोजिंग बैलेंस होगा इतना. देखो इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज, स्कॉलरशिप दे भी रहा है, वो भी इंक्रीजिंग रेट से दे रहा है और उसका फंड भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इनिशियली इंटरेस्ट इज मोर देन द स्कॉलरशिप अमाउंट. इंटरेस्ट इज मोर देन द स्कॉलरशिप अमाउंट, इसलिए इंटरेस्ट में इंटरेस्ट भी मिल रहा है. आगे नाउ आई विल कॉपी. ओ ओ ओ देखो so I take suppose some years. अभी भी स्कॉलरशिप चल रही है, 626 ईयर स्कॉलरशिप चल रही है. देखो 626 ईयर में क्या हो रहा है? आज से 626 ईयर सपोज यू कैन सी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट इतनी की. अब अमाउंट रीड करना भी मुश्किल है मेरे लिए. उस पे इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, ठीक है. इन्वेस्टमेंट इतनी की हो गई और इतनी की स्कॉलरशिप दे रहे हो आप, और वो प्रीवियस ईयर से 625th ईयर से 3% एक्स्ट्रा है, फिर भी इतनी बच रही है. गुड. देखते हैं, कंटिन्यू. देखते हैं कितने साल चलती है. ओ कहां पे तो निगेटिव आना स्टार्ट हो गया, मतलब वहां पे जाके वो खत्म हुआ होगा. लेट मी चेक. कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, बट कितने साल चल रहा है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट थिंग. आगे देखो एक सेकंड. पेज अप. लेट मी चेक. हाँ, यहां से वो निगेटिव होना स्टार्ट हो गया 792 ईयर से. इसके नीचे
उसकी स्कॉलरशिप कितने साल चली रहे? उसकी स्कॉलरशिप चली 742 इयर्स फ्रॉम टुडे। एक्चुअली 742 नहीं, 741। देखो क्या हुआ, 741 ईयर में ओपनिंग बैलेंस इतना था, उस पे इंटरेस्ट इतना मिला, टोटल इतना हो गया, एंड वो होने के बाद स्कॉलरशिप इतनी दी। एक्चुअली यू कैन सी इन्वेस्टमेंट नाउ इज लेस देन द स्कॉलरशिप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इन जो इंटरेस्ट मिलने के बाद जो इन्वेस्टमेंट है, दिस इज 109 समथिंग, 109 समथिंग, एंड स्कॉलरशिप इज 157। तो यहाँ पे यू डोंट हैव सफिशिएंट। इस लास्ट ईयर में यू कैनॉट गिव द एंटायर स्कॉलरशिप, यू कैनॉट गिव द एंटायर स्कॉलरशिप, निगेटिव हो रहा है। तो हमें लास्ट ईयर में कितनी स्कॉलरशिप देनी होगी? इतनी स्कॉलरशिप देनी होगी। एक्चुअली हमने इतनी देनी चाहिए 157 समथिंग, बट हम इतनी दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। सो उस यहाँ पे हम उसको मैं डिलीट कर देता हूं। सो ही कैन गिव द स्कॉलरशिप विद जस्ट 1 लाख रुपीज टुडे। अगर वो स्कूल को बोलता है टेक 1 लाख रुपीज, इन्वेस्ट इन 8% सिक्योरिटीज, 3% से एवरी ईयर क्या करो आप, स्कॉलरशिप दे दो, ठीक है, इंक्रीज 5000 प्लस 3%, ऐसे करते चलो, his amount will last for 741 years. This is more than end of the world for us. 741 years वो देखने के लिए नहीं रहेगा, that is a reality, मैं भी नहीं रहूंगा, ठीक है। so कितने साल स्कॉलरशिप चली उसकी? 741 years. Just 1 lakh rupees lasted for 741 years, and this is magic of compounding. If you invest money, you can make the miracles. So देखो 1 लाख रुपीज कितना हुआ था? इतना, राइट। एंड स्कॉलरशिप जो 5000 से स्टार्ट की थी, आपने इतनी स्कॉलरशिप दी। कितनी टोटल स्कॉलरशिप दी? अगर आप मेजर करोगे ना, आप पागल हो जाओगे। आपने 1 लाख रुपीज से इतनी स्कॉलरशिप दी है। आई डोंट नो हाउ टू मेजर दैट वैल्यू, आई डोंट नो। 1 लाख रुपीज उसने आज दिए, that gave the scholarship of this much over 741 years. कितने? 741 years। उसके बाद फंड क्लोज हो जाएगा। Are you getting my point? अब देखो क्या होता है। So जब ये इंटरेस्ट मिला मुझे, this interest is to be paid to whom? ये इंटरेस्ट मेरा नॉर्मल इनकम है या इससे मुझे स्कॉलरशिप देनी है? मुझे स्कॉलरशिप देनी है, इसलिए दिस इंटरेस्ट जो मुझे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, 1 लाख के इंटरेस्ट मिला है, दिस इंटरेस्ट इज टू बी राइट एडेड इन द फंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसलिए वो मैंने वहां पे ऐड बोला। लेट मी कम टू द, सो यही मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर राइट इफ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट, थोड़ा तो समझ में आया होगा, ठीक है। इन that case your money is with, your money has been used, 1 lakh rupees has been used for how many years? 741 years. This is magic of the compounding. अगर इनिशियली आप देखोगे ना, एक सेकंड देखो, मैं यहां पे लिखता हूं, हमें फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला 8000, ठीक है, और हमने स्कॉलरशिप दी 5000, हमारे पास सेविंग है। देखो क्या होता है इनिशियली, देखो इनिशियली आपका इंटरेस्ट इज मोर देन द स्कॉलरशिप, इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती जाती है। ये फाइन, देखो ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड स्कॉलरशिप ये क्यों होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनिशियली राइट, इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 8%, investment increases by 8%, scholarship increases by 3%. So initially क्या होता है? You save फर्स्ट ईयर में 3000, because 8000 इंटरेस्ट मिला, 5000 की स्कॉलरशिप दी, कितना सेव हुआ? 3000। नेक्स्ट ईयर में 3030, उसके बाद 3183। पहले सेविंग्स होती है और उस सेविंग पे इंटरेस्ट भी मिलता चलता है, कंपाउंडिंग, यू नो द कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। बट बाद में स्कॉलरशिप अमाउंट विल इंक्रीज, इंटरेस्ट होता रहेगा, बट स्कॉलरशिप विल एक्सीड इंटरेस्ट, एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट वाइप आउट हो जाएगी। देखो
निगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट खा जाता है। यहां से देखो, यहां से, इस ईयर से देखो 721 ईयर्स में क्या हुआ, इट इज 87 ये 87 समथिंग इज योर इंटरेस्ट। आप देख सकते हो 87 44 63, ठीक है। यहाँ पे देखो 87 45 24, सो यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिला है दैट इज लेस देन द स्कॉलरशिप, इसलिए यहाँ पे सेविंग्स नहीं हो रही है, यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट से पैसा देना पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट से। अभी तक हम यहां तक क्या कर रहे थे पता है, यहां तक हम इंटरेस्ट में से स्कॉलरशिप दे रहे थे, इंटरेस्ट जो मिलता था उसमें से स्कॉलरशिप दे रहे थे, उसके बाद हमारे पास पैसे बचते थे जो हम फिर से इन्वेस्ट करते थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, स्कॉलरशिप अमाउंट हैज इंक्रीज टू दैट एक्सटेंट, राइट, कि हम इंटरेस्ट भी पूरा का पूरा यूज होता है, इंटरेस्ट तो पूरा स्कॉलरशिप बोल के देते हैं एंड थोड़ा इन्वेस्टमेंट में से देते हैं, इसलिए यहाँ पे इन सम लेटर डेज में कितने ऑलमोस्ट यहाँ इन दिस केस लास्ट 21 डेज ईयर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई। ऐसे समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है। सो व्हाई आई एडेड इन द बुक फंड is very simple reason, because this is right, ये जो है this is to be given as a like this 52,000 is to be used for the purpose, books purchase करने के लिए रहेगा, ठीक है। सो इसका पर्पस अलग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आगे ठीक है। सो दिस इज मतलब आप कभी अगर सपोज एग्जाम्पल नेथन बोलता नहीं सर मुझे स्कॉलरशिप अमाउंट इंक्रीज नहीं करनी है, तो ये फंड कभी खत्म ही नहीं होता, पता है आपको, ये फंड कभी खत्म ही नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूं, अगर नेथन बोलता नहीं सर मुझे 3% इंक्रीज करना ही नहीं है, ध्यान देना, ठीक है, अब ध्यान देना, अगर वो बोलता सर मुझे इंक्रीज ही नहीं करना है, ठीक है, अगर वो बोलता है सर मुझे इंक्रीज ही नहीं करना है, तो क्या होता, ध्यान देना, लेट मी चेक, एक सेकंड, हाँ बोल रहे हैं, अगर वो सर अगर एवरी ईयर इंस्टेड ऑफ अगर ग्रोथ रेट इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर क्या होगा? तो इन दैट केस देखना, योर एग्जाम्पल अगर ऐसे आता है तो तेरी इन्वेस्टमेंट जल्दी खत्म हो जाएगी। जनरली तू हमेशा क्या सोचेगा, लॉजिकली रैशनल पर्सन विल थिंक कि मैं एग्जाम्पल तुझे खर्चे करने और तुझे पैसा भी मिल रहा है, तो कितना खर्चा करेगा लॉजिकली? स्पेंडिंग कैपेसिटी जितना, लाइक हाउ मच यू कैन अफोर्ड। 8% तेरी स्पेंडिंग कैपेसिटी है, डोंट यू एग्री विथ मी? यस सर। Because you are getting 8% income, so your growth cannot, you should not tail more than 8% logically। are you getting my point or no? यस सर। ऐसे कोई होगी नहीं स्कीम की जिसमें आप 8% से कमा रहे हो और 10% से दे रहे हो, you are into losses then, that is you should not give such scheme at all। अब देख सपोज तू ऐसे बोलता है सर मुझे 3% इंक्रीज नहीं, मुझे वही रखना है, मतलब 5,000 एवरी ईयर देनी है, तो इस केस में द फॉर्मूला थोड़ा स्लाइटली चेंज होता है। क्या होता है देखो, अब उसका ग्रोथ रेट कितना है, वो बोलता है सर 0% ग्रोथ रेट है, आई डोंट वांट टू गिव एवरी ईयर, जब तक चलेगा 5,000 ही दूंगा सर। सो ये हो जाएगा ग्रोथ रेट इज 0%, आई नीड टू चेंज नाउ, ही हैज टू इन्वेस्ट जस्ट 62,500 62,500। अब देखो मैं इसको चेंज करता हूं, ध्यान देना, फर्स्ट ईयर में ही गेव स्कूल 62,500, ठीक है, एक सेकंड, देखो फर्स्ट ईयर में उसने स्कूल को दिया 62,500, विच स्कूल विल इन्वेस्ट एट 8% फॉर द ईयर, 12/12, नहीं लिखा तो भी चलता है, 5,000 मिलेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई, उसको स्कॉलरशिप 5,000 देनी है, क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा,
सेकंड ईयर। क्यों लोग इन्वेस्ट करते हैं, कभी सोचा है? पागल है लोग। पैसा इंक्रीज होता है, 8% मिलेगा, 5000। देखो कितना देना है, 5000 ही। सर मुझे 5000 देना है, इंक्रीज नहीं। अब ये सालों साल चलेगा, ध्यान देना। मैं पेज डाउन, सपोज वो 4000, कितने साल चल रही है उसकी स्कॉलरशिप? 4100 ईयर्स सपोज। फिर भी उसकी स्कॉलरशिप इंटैक्ट है, बट आज से 4100 ईयर्स के बाद 5000 की वैल्यू कुछ नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज से 4000 ईयर्स के बाद 500 की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। तो स्कॉलरशिप हमेशा चलेगी, परपेचुअली चलेगी, लाइफ टाइम चलेगी, सालों साल चलेगी। देयर इज नो एंड, देयर इज नो एंड। देखो ना, एवरी ईयर क्या हो रहा है, 5000 मिल रहा है, 5000 जा रहा है, 5000 मिल रहा है, 5000 जा रहा है, 5000 मिल रहा है। स्कूल बंद हो जाएगा लेकिन स्कॉलरशिप नहीं बंद होगी। समझा या नहीं समझा? सो इसको बोलते हैं परपेचुअल एन्युटी। ये जो अभी एग्जांपल क्या है ना, विदाउट ग्रोथ, इसको बोलते हैं परपेचुअल एन्युटी, एंड विद ग्रोथ उसको बोलते हैं ग्रोइंग परपेचुअल एन्युटी, ऐसे। बट ये कंसेप्ट से प्रॉब्लम क्या होता है, भले ही आपकी लाइफ टाइम चलेगी स्कॉलरशिप, बट द अमाउंट लेटर ऑन विल बी वेरी निग्लिजिबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इससे बेटर है थोड़ी कम साल चलेगी तो चलेगा, लेकिन आप ग्रोइंग दे दो। आगे समथिंग डिफरेंट, आगे। सो दिस वाज द आंसर। आगे, हाँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। अरे समझा या नहीं समझा? अगर आपको आपकी मेमोरी रखनी है लाइफ टाइम, आप जाने के बाद भी आपको कुछ करके जाना है, तो ऐसे करके जाओ, ठीक है? एंड इसको बोला जाता है इंडोमेंट फंड्स। एवरी ईयर 200 से इंक्रीज। तो देख, उसके फॉर्मूलेज अलग अलग है। यू हैव टू फाइंड आउट, सपोज यू वांट टू एब्सोल्यूट 2000 इंक्रीमेंट, सो यू हैव टू यूज फॉर्मूलाज, यू हैव टू यूज द फॉर्मूलाज, ठीक है? सो तू कुछ भी अमाउंट डाल ना, तू कुछ भी अमाउंट डाल, तो उसके हिसाब से निकाल, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आगे, आगे। So therefore interest on that investment, interest on that investment is, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमने किया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है। क्या पर्पस था कि स्कॉलरशिप के लिए यूज करना है, बुक के लिए यूज करना, तो उसका इंटरेस्ट फंड में ऐड होगा। दिस इज लॉजिक। देन आगे, नेक्स्ट, मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट समझाता, लेकिन वो क्लिक नहीं होगी आपको। उससे भी मैं आंसर प्रूव कर सकता हूं, बट आई एम डाउटफुल कि वो क्लिक होगा या नहीं होगा। इसलिए मैंने वो समझाने, मैंने आपको जो समझेगा वो समझाया, ठीक है? आगे, ठीक है, आगे। अगर तुम्हें 2000 एवरी ईयर इंक्रीज करनी है ना, तो देयर इज अनदर वे। ओके, आई विल शो यू दैट वे, ध्यान देना। आई एम डाउटफुल कि आपको क्लिक होगा, ठीक है? अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू हुआ है, ठीक है? सो जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर जाते हैं, आज से कल जाते हैं, हम कंपाउंडिंग करते हैं, बराबर ना? कंपाउंडिंग। एंड फ्यूचर के वैल्यू के आज के वैल्यू पे लेके आते हैं, उसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। चलो तो ये लिख लेना, प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू is called as compounding. Future value to present value is called as discounting. It's called as discounting. ठीक है? एंड डिस्काउंटिंग कैलकुलेट किया जाता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 अपॉन
1 plus r raised to n. 1 upon 1 plus r raised to n. I know this because I use in investing. ये रियल लाइफ केसेस दे रहा हूं मैं, ध्यान देना. सपोज उसने बोला सर आई वांट टू गिव 5,000 एंड एवरी ईयर आई वांट टू इंक्रीज इट बाय 2,000. तो कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं बोलता हूं फर्स्ट ईयर ही वांट टू गिव 5,000. इन द सेकंड ईयर he want to give 2,000 extra. थर्ड ईयर में he want to give 9,000. फोर्थ ईयर में सॉरी फोर्थ ईयर में he wants to give 11,000. ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं नीचे जाता हूं, सम 500 years. सो आज से 732 इयर्स के बाद उसकी स्कॉलरशिप हो जाएगी 14,67,000. ठीक है, दिस इज ईयर, दिस इज स्कॉलरशिप अमाउंट एवरी ईयर. ये फर्स्ट ईयर के एंड में 5,000, सेकंड ईयर के एंड में 7,000, थर्ड ईयर के एंड में 9,000, फोर्थ ईयर के एंड में 11,000. अगर मैं आज के वैल्यू पे लेके आता हूं, 0 ईयर पे लेके आता हूं, फर्स्ट ईयर के एंड में 5,000, सेकंड ईयर के एंड में 7,000, थर्ड ईयर के एंड में 9,000, फोर्थ ईयर के एंड में 11,000. अगर इन सबको मैं आज के वैल्यू पे लेके आता हूं, 0 ईयर पे टुडे, तो मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करना होगा. डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 8%. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. डिस्काउंटिंग फैक्टर का मैंने अभी फॉर्मूला बोला था, 1 upon 1 plus r raised to n. R is rate, n is the year. So 1 upon 1 plus r, r is 0.08, 8%. 1 upon 1 plus r raised to, एक्सेल में raised to ये वाला लेते हैं साइन. There is shift 6 प्रेस करो, shift 6 ये वाला. ठीक है, 1 upon 1 plus r, ध्यान देना 1 upon 1 plus r, r is a rate, मतलब ये आगे आपका कितना, ध्यान देना. फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग क्या रहेगा? 1. सेकंड ईयर का क्या रहेगा? थर्ड ईयर का क्या रहेगा? लाइक दिस. ठीक है, देखो फर्स्ट ईयर. ठीक है, अब सेकंड ईयर का क्या रहेगा? इतना 1 upon 1 plus r raised to 2. थर्ड ईयर का क्या रहेगा? 1 upon 1 plus r raised to 3. ठीक है, मतलब आज से एक साल बाद 5,000. डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब क्या? अगर आपको एक साल के बाद 1 रुपए चाहिए, अगर आपको एक साल के बाद 1 रुपए चाहिए, तो आज 93 रुपीज है. आज के 93 पैसे एक साल के बाद 1 रुपए होंगे एट द रेट ऑफ 8%. आज के 86 पैसे 2 साल के बाद 1 रुपए होगा एट द रेट ऑफ 8%. आज के 79 पैसे 3 साल के बाद 1 रुपए होगा. आज के 74 पैसे 4 साल के बाद 1 रुपए होगा. आज के 68 पैसे 5th ईयर के एंड में 1 रुपए होगा. आज के 63 पैसे इफ यू इन्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 इयर्स, 6th ईयर के एंड में वो 1 रुपए होंगे. आज के 58 पैसे इफ यू इन्वेस्ट फॉर 7 इयर्स 1 रुपए होंगे. कैसे? देखो, नहीं समझ में आता, 58 पैसे आज डाले, फर्स्ट ईयर में आपको उसका 8% मिलेगा. कितना हो जाएगा? इतना, बराबर. दिस इज फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकंड ईयर. इस पे 8% मिलेगा आपको सेकंड ईयर में. कितना हो गया? इतना. थर्ड ईयर ओपनिंग बैलेंस बन गया, उस पे 8% मिलेगा आपको थर्ड ईयर में. कितना हो गया? इतना. ऐसे 7 ईयर तक 1 रुपये होना चाहिए. नहीं होगा तो मेरा नाम बदल के रखना. हुआ? 7th ईयर के एंड में क्या है?
होगा 1 रुपया। सो आज के 58 पैसे, आज के डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब इस 58 पैसे का मतलब क्या है, आज का 58 पैसा 7 साल के बाद कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। सो 7 साल के बाद का 1 मतलब आज का 58, 7 साल के बाद का 1 मतलब आज का 58। समझ में आ रहा है? सो इसका मतलब अगर 7 साल के बाद 17,000 देना है, देखो 7 साल के बाद का 1 रुपया आज का 58 पैसा। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? टुडे एंड आफ्टर 7 years, आज का 58 पैसा 7 साल के बाद 1 रुपया होने वाला है। एंड 7 साल के बाद आपको कितना देना है, अगर आपको 7 साल के बाद 1 रुपया देना है तो आज आपको कितना इन्वेस्ट करना है, 58 पैसा। किसी को 7 साल के बाद 1 रुपया देना है एट द रेट, तो आपको आज 58 पैसा इन्वेस्ट करो 8% के हिसाब से, वो अपने आप 1 रुपया होगा और उसको दे दो। कंसेप्ट, अगर आज मैं 58 पैसा इन्वेस्ट करता हूं एट द रेट ऑफ 8%, तो 7 साल के बाद 1 रुपया होगा, लेके जा भाई तो तेरा। समझ में आ रहा है? सो वही अगर मुझे किसी को 17,000 देना है, किसी को 17,000 देना है 7 साल के बाद स्कॉलरशिप के लिए, तो आज कितना इन्वेस्ट करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इट इज सब कैसे निकालोगे, 17,000 मल्टीप्लाई बाय 58.58 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। अगर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं 9,919 रुपीज आज इन्वेस्ट करता हूं, दिस इज वेरी कंसेप्चुअल, दिस इज वर्ड एक्चुअली टू गुड कंसेप्ट। अगर आज मैं 9,900 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं आज, तो कितने रेट से, 8% से, तो 7 साल के बाद 17,000 होगा, मैं स्कॉलरशिप दे दूंगा। तो ये तो देखो एक्सेल ने 1 मिनट में कैलकुलेट किया, आज का इतना 7 साल के बाद 17,000 हो गया, स्कॉलरशिप दे दी। तो ऐसे ही अगर मुझे 1 साल के बाद 5,000 देना है, तो मुझे आज कितना इन्वेस्ट करना होगा, 4629, 1 साल के बाद वो 5,000 होगा, स्कॉलरशिप दे दूंगा। अगर 2 साल के बाद मुझे 7,000 देना है, आज कितना इन्वेस्ट करना होगा, 6,001। अगर आज मैं 6,001 इन्वेस्ट करता हूं, तो 2 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, 7,000, मैं स्कॉलरशिप दे दूंगा। 3 साल के बाद अगर मुझे 9,000 देना है, तो आज कितना इन्वेस्ट करना होगा, 7,145 मैं इन्वेस्ट करता हूं। 3 साल के बाद वो 9,000 होगा, स्कॉलरशिप दूंगा। लाइक दिस, लाइक दिस। So this is present value of annuity. So मुझे फर्स्ट ईयर में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। कितना इन्वेस्ट करना होगा, सम आई शुड इन्वेस्ट 3,75,000 टुडे। इसने जो क्वेश्चन पूछा था ना, सर इफ आई हैव टू गिव स्कॉलरशिप ऑफ 5,000 इन द फर्स्ट ईयर एंड 2,000 एवरी ईयर इंक्रीज करनी है, 2,000 एवरी ईयर इंक्रीज करनी है, तो मैंने आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, यू शुड इन्वेस्ट 3,75,000। यू शुड इन्वेस्ट 3,75,000। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, दूसरा जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया। आई नो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, बट दिस इज द लाइफ एक्चुअली। आई मीन ये चीजें समझ में आ गई ना, आप कभी लाइफ में यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द मनी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ईयर इन्वेस्टमेंट या ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट मिलेगा 8% से, ठीक है। स्कॉलरशिप, टोटल इन्वेस्टमेंट, वही टोटल इन्वेस्टमेंट। आपको एनपीओ सब सिखाएंगे, पूरे पुणे में सिखाएंगे, कोई भी सिखाएगा। हाँ ऑब्वियसली हर कोई अलग ढंग से सिखाएगा, बट मैं समझा रहा हूं, ये चीजें कोई नहीं बोलेगा। स्कॉलरशिप कितनी देनी है, बैलेंस इन्वेस्टमेंट, बैलेंस इन्वेस्टमेंट, बैलेंस इन्वेस्टमेंट। ध्यान देना, फर्स्ट ईयर 3,75,000,
8%। ठीक है, इतना मिला। स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर में 5,000 देनी है, कितना बचेगा? उसने स्कूल को उसको देना होगा 3,75,000। ठीक है, देखो सेकंड ईयर बैलेंस कितना बाकी था? इसको 5,000 प्लस 2,000 ऐसे 7,000 देना है। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं। इधर निगेटिव चार्ज स्टार्ट हुआ है, कहां पे? तो निगेटिव से देखो मत, ठीक है। His growth is very high, 2,000 after 5,000, मतलब almost he is talking about some growth। कितना साल पैसा चला उसका? 487 years, 487 years उसका पैसा चला। He has to invest 3,75,000, he has to invest 3,75,000 today। That money will last for 487 years। लास्ट ईयर में स्कॉलरशिप थोड़ी कम देनी पड़ेगी लास्ट ईयर में, मगर उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी लास्ट ईयर में। बट 487 years इज नॉट ए जोक। कितनी इन्वेस्ट उतने कितनी स्कॉलरशिप दी देखो ड्यूरिंग दैट ईयर। चलो मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, स्कॉलरशिप इतना ही देंगे हम, उससे ज्यादा नहीं दे सकते लास्ट ईयर में। he has given the scholarship of some 23 crores 85 lakhs 84,785, 23 crores 85 lakhs, almost 24 crores कि उसने स्कॉलरशिप दी है with 3,75,000 and with annual increase of 2,000, with annual increase of 2,000। this is beyond the knowledge, too good concept। समझा? सो तो ऐसे केसेस में जो तूने मुझे क्वेश्चन पूछा ना, उसमें मुझे ऐसे ढूंढना होगा। तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू ढूंढा कि ऐसे मुझे ये स्कॉलरशिप देनी है, इतने साल के बाद देनी है। मतलब एग्जांपल क्या, 60 इयर्स के बाद मुझे कितनी स्कॉलरशिप देनी है? मुझे 60 इयर्स के बाद कितनी स्कॉलरशिप देनी है? 1,23,000। तो आज कितना इन्वेस्ट करूं उसके लिए? मैंने इन्वेस्ट करना चाहिए 1,214। आज अगर इन्वेस्ट करता हूं 1,214, ये 60 इयर्स के बाद कितना हो जाएगा? 1,20,000। इफ यू डोंट बिलीव आई विल शो यू। इफ यू डोंट बिलीव मैं दिखा भी दूंगा आपको। दिस इज आवर फर्स्ट ईयर, 60 इयर्स का ले रहे हैं ना। 60 इयर्स के बाद कितना देना है? 1,23,000। कितना इन्वेस्ट करना है? इतना। इस पे 8% मिलेगा। फर्स्ट ईयर के में इतनी हो जाएगी। एट परसेंट इतनी हो जाएगी। आई विल कॉपी दिस टू 60। कितनी हो गई? 60 इयर्स। आज का आज ये वाला देखो, ये वाला कॉलम। अगर आपको 60 इयर्स के एंड में 1,20,000 चाहिए, तो आज आपको कितना डालना होगा? 1 लाख, सॉरी, आज आपको डालना होगा 1,214। अगर आज आप इन्वेस्ट करते हो 1,214 एट द रेट ऑफ 8%, 60 इयर्स के बाद वो 1,20,000 होगा। अगर आज इन्वेस्ट करते हो 1,214, 60 इयर्स के एंड में दिस विल बी 1,20,000। आप इन्वेस्ट करने वाले हो ना 8% से। एवरीथिंग कैन बी प्रूव्ड इफ यू आर लर्न समथिंग कंसेप्चुअली। ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट।
Okay, we can solve the question number 7. Question number 7. मैं जो बोलता हूं ना समझते जाओ, सिखाते सिखाते ऐसी चीजें सिखाता हूं ना जो, अरे तुम लोगों को कंपाउंडिंग वगैरह भी समझ में आ गया ना, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द मनी. एंड में क्या करना है वही करना है ना. ध्यान देना. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है एवरीवन. इट रिक्वायर्स कंसेप्ट्स. मैं आपको बोलता हूं थिंक बियॉन्ड. ठीक है, अगर थिंक बियॉन्ड व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, रीडिंग चाहिए अच्छी. फर्स्ट, given below is a balance sheet as on 1st April 1415 is the previous year, and the recent payment account for the year ending 31st March 16. So current year is 1516. 1415 is previous year, 1516 is the current year of Deshmukh School, Pune. Prepare income and expenditure and balance sheet. Capital fund liability, लोन है. इस लोन पे अगर इंटरेस्ट बोलते तो इंटरेस्ट करेंगे. चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन लोन. 10% ऑन लोन. 2 लाख का लोन है, उसका इंटरेस्ट आना चाहिए 20,000 पूरे साल का. ओपनिंग से लोन है. देखते हैं आगे. बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैंसल. देन ट्यूशन फीस, इनकम, फाइन कलेक्शन, इनकम, एडमिशन फीस, इनकम, डोनेशंस कैपिटलाइज करने को बोला, कैपिटल में ऐड करेंगे. सन रिसर्च इनकम, सैलरी एक्सपेंस, 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 लाइब्रेरी बुक्स, असेट्स, 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 पेमेंट फॉर लाइब्रेरी बुक्स, पेमेंट फॉर फर्नीचर, पेमेंट फॉर बिल्डिंग, ऑल आर असेट्स. सन्ड्री एक्सपेंस, 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 क्लोजिंग असेट्स. आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, add in income, add in asset, add in asset. Outstanding salaries, add in expense, add in liability. Depreciate furniture, building and books at the rate of 10%. Assume all assets are purchased at the beginning of the year. ये हमारा इंसल्ट है, ये मेरा इंसल्ट है. क्यों? अगर नहीं भी देते तो हम वही एजम्पशन करते. ये देने की जरूरत थी क्या? नहीं. ये नहीं देते तो भी मेरा ये स्टैंडर्ड एजम्पशन है. आगे एडमिशन फीस टू बी कैपिटलाइज. ओ, इसको कैपिटलाइज करना है. ठीक है. एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 10% per annum. We have 10 to 15 minutes. We will solve the question within 10 to 15 minutes. Make it fast. चलो format in the books of Deshmukh School. Income and expenditure account. I couldn't take lecture. Actually ऐसे नहीं था. मैं जो काम कर रहा था, मतलब एक्चुअली एक काम लगा था मेरे और एक एग्जैक्टली अल्टरनेट डे था. और आपके लेक्चर के टाइम ही बाकी मैं सब लेक्चर ले रहा था. मॉर्निंग के सब 11 का हो रहा था. आपके टाइम उसके बाद भी 550 का मेरा लेक्चर हो रहा था. 5:45 फाउंडेशन आपके सीनियर बैच वालों का. खाली आपके टाइम ही मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ रहा था. सो लेक्चर लेना मुश्किल था मेरे लिए. सिक्सटीन.
डोंट वरी, फ्रॉम कमिंग वीक टू नेक्स्ट वीक, म्हणजे ये छोड़ के आने वाला वीक, आई एम शिफ्टिंग फाउंडेशन इन द इवनिंग, सो वी विल गेटिंग टाइम इन द मॉर्निंग. कितने 4 डेज मिलते हैं मुझे मॉर्निंग के, 4 डेज. आई विल बी टेकिंग अकाउंट्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, नहीं 3 दिन मिलेंगे, 3 दिन में अकाउंट्स ले लूंगा फॉर ऑलमोस्ट 1 वीक, फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ. तो टोटल मुझे एक्स्ट्रा 12 लेक्चर्स मिल जाएंगे. ठीक है, सो मिस जो हुआ है वो कवर हो जाएगा. मतलब आफ्टरनून तो है अपना, उसकी बात कर रहा हूँ. अब स्पीड मेंटेन करेंगे, कॉपी पेस्ट करना है पहले. एवरी टैलीड इंफॉर्मेशन हैज वन इफेक्ट इन आवर आंसर, लायबिलिटीज एंड असेट्स. ठीक है, कैपिटल फंड 4,20,000, लोन 2 लाख, दोनों के इनर कॉलम में. ओपनिंग बैलेंस 4,20,000, लोन 2 लाख. ठीक है, आगे लाइबिलिटी साइड गई. असेट पे बिल्डिंग 2,50,000, एडिशन है और डेप्रिसिएशन है. 3-4 लाइन सेफर रहो, कुछ नहीं होता एक एक्स्ट्रा लाइन जाने से. 2,50,000. फर्नीचर 1,42,000. देन आगे बुक्स 30, उसमें भी एडिशन और डेप्रिसिएशन है. देन ठीक है, बुक्स 40, ओपनिंग बैलेंसेस गए, यस सर. 30 है, सॉरी 40 नहीं 30 है. नेक्स्ट ओपनिंग कैश उधर कट हो चुकी है. ट्यूशन फीस इनकम 1,32,000, उसका एडजस्टमेंट है. इनर कॉलम. देन इधर डेबिट है उधर क्रेडिट कर दी. फाइन कलेक्शन, इधर डेबिट है इधर क्रेडिट करूंगा. इनकम है, इनकम साइड पे फाइन कलेक्शन इज 12,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं बाहर. एडमिशन फीस कैपिटलाइज करने का बोला है 7,000. देन आगे डोनेशंस भी कैपिटलाइज करने, कितने के 23,000 लिखा है उन्हें, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सर नहीं लिखा होता तो मैं इनकम बोलता, क्योंकि जनरल डोनेशन है, कोई स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है. ऐसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी होता तो मैं लाइबिलिटी में लिख देता. कोई स्पेसिफिक नहीं है तो मैं इनकम में लेता, बट उन्होंने लिखा है कैपिटलाइज करो तो हम कैपिटल फंड में लेंगे डोनेशन. $23,000. नेक्स्ट सन्ड्री रिसीट्स 2,200. इनकम उधर डेबिट है इधर क्रेडिट कर दी. आगे सैलरी 78,000, एडजस्टमेंट है. Next week I will be teaching you subscription concept, which is very important, so don't miss the lecture. Office rent कोई एडजस्टमेंट नहीं, 24,000. अब थोड़ा हमारा
ग्राउंड रेडी हुआ है, अब जोर जोर से छक्के मारेंगे, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 24,000। देन उसके बाद रिपेयर्स 5,000। देन लाइब्रेरी बुक्स असेट में ऐड होगा 20,000, बुक्स एड एडिशन 20,000, टोटल 50। देन लाइब्रेरी बुक्स 20, फर्नीचर 12,000 परचेस किया है, एडिशन 12,000। वन लाख 54। आगे बिल्डिंग 15,000, टू लाख 50 थी ना, 2,50,000 प्लस 15, 2,65,000, 2,65,000। देन सन्ड्री एक्सपेंस 23,200, उधर क्रेडिट है, इधर डेबिट कर रहा हूं, सेकंड इफेक्ट कंप्लीट कर रहा हूं, 23,200। नेक्स्ट एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस 10,000, उधर क्रेडिट है, इधर डेबिट कर रहा हूं, इज 10,000। ठीक है, हो गया यहां तक। सब होने के बाद 44,000 एंड 1,43,000। आगे जो भी टैलिड इंफॉर्मेशन एक जगह, कसम खा लो, जो भी टैलिड इंफॉर्मेशन रहेगी एक ही जगह पे लिखूंगा। अब एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस एट 10,000 इन इनकम, add in income, add in asset, 10,000। आगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, add in expense, add in liability 6,000, 84,000, add in expense, add in liability। यहाँ पे स्पेस रखो, इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। आगे depreciate furniture, books and building 10%, and I assume all additions at the first, so straight away 10%, 26,500, everything is first day na, 500 one carried, 2,38,500 less depreciation. If addition is the first day, it's very simple, opening पे भी 12 months, addition पे भी 12 months, so दोनों पे 12 months एक ही साथ, 15,400। 1,38,600 less depreciation at the rate of 10%, 5,000, 45,000। चलो depreciation 2, building 26,500,
फर्नीचर 15,400, फर्नीचर हुआ, बुक्स 5,000, 900, 10 plus 6, 16 1 carried 3 4, 46,900. डेप्रिसिएशन। आगे एडमिशन फीस को कैपिटलाइज किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन, कुछ एक्सपेंडिचर में क्या इंटरेस्ट नहीं सर, एक्सपेंडिचर में क्या सैलरी है, ऑफिस रेंट है, रिपेयर्स है, सन्डे एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग नहीं, एड इन एक्सपेंस टू इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000, एड इन एक्सपेंस, एड इन लाइबिलिटी 2 लाख का 10% 20, पूरे साल का आपने लोन, ओपनिंग से लोन है ना आपका, बिगिनिंग से लोन है, पूरे साल यूज हुआ है, 2 लाख पे 10%, 20,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपने कुछ भी पेड नहीं किया था, तो 20 आउटस्टैंडिंग है, एड इन एक्सपेंस, एड इन लाइबिलिटी। इट्स डन नाउ, नीड टू फाइंड, चलो 1,42,000 plus 12,000, 1,54,000 plus 2,200, 1,56,200 इनकम की टोटल। टू 1,100, 1,200, 1 carried, 5, 9, 14, 17, 17 plus 6, 23, 23 plus 3, 23 plus 3, 26, 2 carried, 10, 12, 4, 12, 14, 15, 19, 19, 21, 21 डेफिसिट आ रहा है क्या? 21, 21, 21 मतलब 6 एक्सपेंसेस मोर ना सर, इट इज डेफिसिट, ओके कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगा वो सरप्लस है। अच्छा बोलो कितने कितने का डेफिसिट है? डेफिसिट 56,900, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ठीक है ठीक है, 56,900 56,900 डेफिसिट है, गुड, माइनस करो, वन कैरिड 43, 4,50,000, सो 3 लाख समथिंग आएगा, 3,93,100, बैलेंस शीट विल टैली एट 100, yes, 9,
11 17 1 कैरेट 6,79,000 नहीं रे कुछ अलग आ रहा है मेरा. ओके लेट मी चेक अगेन. हाँ सॉरी वो मैंने गलत लिया है. वो 6 नहीं वो 1 है. 7 नहीं वो 1 है. 6,19,100. हो रहा है टैली? हो रहा है क्या टैली? यस हो रहा है टैली. ठीक है गुड. सो कल मैं लेक्चर नहीं रख रहा हूं. मेरा आपका रहेगा मंडे रहेगा ना मेरा. मंडे ट्यूसडे आई थिंक ट्यूसडे. हाँ ट्यूसडे रहेगा मेरा. ट्यूसडे को रहेगा. ट्यूसडे को आई विल बी स्टार्टिंग विथ सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 hours इन डिटेल डिस्कशन. ठीक है यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ. आई गारंटी यू. ठीक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग. ठीक है थैंक यू. Those who have economics, their lecture will be in the morning.